आपको बताता हूं, 21 फीट का फासला था। मैंने जिस घास में किसी को गायब होते हुए देखा था, उसी घास से एक खूबसूरत जवान शेरनी उठी और वो रास्ते पर आई। एक गौर जिसका वजन 1000 किलो होता है, जंगल में मरा पड़ता है, तो निसर्ग उस 1000 किलो वजन के गौर के मांस और हड्डियां दोनों का संपूर्ण अपघटन केवल 20 दिनों में करता है। कोई भी उसमें बाधा नहीं डालता। हजारों बरसों से यह सिलसिला ऐसे ही अंदाज में चलते आ रहा है। लगभग 40 बरस पहले सवेरे किसी मुर्गे ने बांग दी। मैं बिस्तर से उठा और सकाळ नाम के मराठी समाचार पत्र में एक छोटा सा निवेदन पढ़ा। उस निवेदन में लिखा था, चलो घूमने, पंछियों को देखने। तो मैं वहां पर गया और अगले 2 घंटे मुड़ा और मुठा इन 2 नदियों के किनारे पंछियों का हमने निरीक्षण किया। मेरे लिए सब कुछ नया था। उससे पहले मैं यूं ही भटकता था, कभी दोस्तों के साथ, कभी साइकिलिंग, कभी पिकनिक के लिए जाता था। पर पंछियों को देखना, उनका निरीक्षण करना, उनके भी नाम होते हैं, उनके विशिष्ट आवाज होते हैं, ये पहली बार समझा। उधर ही मेरी मुलाकात डॉक्टर रमेश बिड़वे से हुई। वो मेरे साथ हमेशा पंछी निरीक्षण के लिए आते थे। उन्होंने मुझे कहा, तू मेरा शिष्य, मैं तुम्हारा गुरु, चलो आज से अपना सफर शुरू। पुणे के आसपास इतने सारे पंछी थे, इस बात की मुझे जरा सी भी कल्पना नहीं थी। और उस समय पुणे काफी सुंदर था। मैंने खुद अपने इन हाथों से, मेरे इन 2 हाथों से ऐसे मुठा नदी का पानी पिया है। जब मेरा यह सफर शुरू था, तब मेरे पास दूरबीन, कैमरा, बाइनोक्यूलर, स्पॉटिंग स्कोप, टेलीस्कोप, ट्राइपॉड, किताबें, कुछ भी नहीं था। तो अब क्या करें, कैसे देखें? फिर मैंने खुद ही एक नुस्खा ढूंढ लिया। मैं घंटों तक एक ही जगह बैठा रहता था। अगर हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और पंछियों को देखने लगेंगे तो पंछी नजदीक आते नहीं, ये बात ध्यान में आई। अगर हम उनकी ओर चलने लगते हैं तो भी वे डर जाते हैं। अपने शरीर की एक विशिष्ट रूपरेखा है कि नहीं? एक सर, ये कंधे, 2 हाथ, 2 पैर। पंछी ये देखते ही डर जाते हैं। तो मैं अलग अलग पोजेस में बैठने लगा। मतलब जो मदद मुझे आधुनिक टेक्नोलॉजी से मिलती, वो मैंने शारीरिक निवेश करके और मानसिक निवेश करके प्राप्त कर ली थी। मैं क्या करता था जानना चाहोगे? मैं यूं बैठता था कभी कभी और पंछियों का निरीक्षण करता था। कभी कभी ऐसे ही लेट जाता था। ये अभी आरामदायक दिख रहा है आपको, पर उस जंगल में और काफी देर तक ऐसे ही बैठने लगता था। फिर एक बात ध्यान में आई, अगर समझो मैं यूं बैठा, पैर ऐसे सीधे किए, तो मेरी रूपरेखा में बदलता था। आया समझ में? तो अगर मैं ऐसे बैठता था तो पंछी मेरे नजदीक आते थे। फिर पंछी जब और नजदीक आने लगते थे तो मैं ये सोचता था, मुझे उन्हें डराना नहीं चाहिए। फिर मैं वैसे ही बैठता था। बाद में सिर्फ आंखों के एंगल से ऐसे तिरछे देखा करता था, पहले ऐसे और फिर ऐसे। फिर व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर रेन, जलमुर्गी, चकदिल, फुटकी, ये सब एकदम नजदीक आते थे और मुझे ऐसे लगता था कि मैं बिना दूरबीन लिए उन्हें दूरबीन से ही देख रहा हूं। हाँ, बाद में मुझे एक पंछी मिला, उसका नाम है कापशी। वो एक चील है। फिर मैं इस कापशी के पीछे लग गया। मैंने उसका घोंसला ढूंढ लिया, उस पंछी का। और एक दिन मैंने ऐसा कुछ देखा कि जब घोंसले में बैठा हुआ एक पंछी मुठा नाम के नदी के दिशा में नदी के ऊपर से उड़ रहा था, नदी के उस पार से दूसरा पंछी उड़ते उड़ते यहां से जाने वाले पंछी के नजदीक आ रहा था और वो ऊपर ही हवा में एक दूसरे से मिले। नदी के उस पार से इस पार आने वाले पंछी ने उसके पंजे से कुछ तो नीचे फेंक दिया।
वो मैं देख नहीं सका क्योंकि मेरे पास दूरबीन नहीं थी। हाँ, जैसे ही उसने वो नीचे छोड़ा तब दूसरा पंछी जो उसे मिलने गया था, उसने वो चीज नीचे गिरने से पहले लाजवाब तरीके से तेजी से पकड़ी और फिर उसे घोंसले तक लेकर आया वो पंछी। तो उस समय मैंने करंज के झाड़ी से छिपकर देखा तो दूसरे पंछी के पंजे में चूहा था। उंदीर मामा की। इस पंछी का खाद्य कौन सा है? तो चूहा है। और ब्राउन रैट नाम का एक चूहा होता है, उसका जोड़ा अगर हम 1 बरस तक पालते हैं और अनचेक्ड उन्हें बढ़ने देते हैं तो फिर एक कैलेंडर बरस के आखिर में एक जोड़े चूहे से 2000 चूहे पैदा होते हैं। पंढरीनाथ महाराज की। इन चूहों को क्या किया जाए? इसीलिए निसर्ग ने कापशी, उल्लू, चील इन्हें नियुक्त किया है। ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोलर्स हैं, ये जैविक नियंत्रक हैं। इसीलिए इन्हें बचाना जरूरी है, चूहे के पीछे लगने से मतलब नहीं है। कापशी की डायरी की कहानी यह है कि मैंने 6 महीनों तक इस पंछी का पीछा किया और जब मैं 22 साल का था तब मैंने कापशीची डायरी इस नाम की पहली किताब लिखी। और उस किताब का प्रकाशन करने वेंकटेश माडगुलकर जी आए थे उस समय। और उनका वो व्यक्तित्व, उनका वो काला कोट, उनके वो बाल, उनका तेजस्वी रूप, माडगुलकर एक बड़ा ही नाम था तभी। मैं बिल्कुल दंग सा रह गया था। बाद में मैं एक जंगल में गया था, उस जंगल का नाम है नागजीरा। सुना है कभी? नागजीरा, नाइजीरिया नहीं, नागजीरा। इस जंगल में जाने से पहले एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, क्या पासपोर्ट जरूरी है? अब क्या बोलूं मैं। नागजीरा कहाँ है ये भी हमको पता नहीं, भंडारा और गोंदिया जिले में है। इस जंगल में मैं अकेला रहा हूं 400 दिनों तक, इंटू ब्रैकेट केवल क्योंकि अब भी जाने का मन हो रहा है, अब भी रहने का मन हो रहा है। 1500 किलोमीटर पैदल चला हूं, 1200 किलोमीटर साइकिलिंग की है, 1500 किलोमीटर विनोबा एक्सप्रेस, 11 नंबर की गाड़ी, सारा ऋतुचक्र देख लिया, पंछी, जानवर, तितलियां, कीड़े मकोड़े, सब कुछ देखा। और एक दिन तालाब के किनारे बैठा था तो मन में एक विचार आया और मैंने डायरी में लिखा, इस तालाब के किनारे सन्नाटा भी आराम ढूंढते आता है। ऐसा क्या देखा मैंने इस जंगल में? कई चीजें देखी। एक बार ऐसे ही मैं जंगल से गुजर रहा था, 22 किलोमीटर चलना था घर फोन करने के लिए मैं जिंदा हूं ये बताने। तो मैं साइकिलिंग करते करते जा रहा था, एक चौड़ा रास्ता था, वहां पर अजीबो गरीब सा ऐसे कुछ, कहीं पे प्रकाश कहीं छाया, ऐसा एक सुंदर सा चित्र था वो। काफी लंबा रास्ता था वो और यकायक मुझे घास में काला सिर ऐसे दिखाई दिया और एकदम गायब हो गया। मेरे मन में कई सारे सवाल आने लगे, क्या होगा वो? वहीं से गुजरना है मुझे, क्या होगा वो? अगर वो शेर होता तो बाकी सारे जानवर इशारा देने के लिए आवाज करते, कोई दूसरा जानवर रहेगा तो बताना मुश्किल था क्या होगा वो। फिर मैं साइकिल से नीचे उतर गया और खड़खड़ करते उस दिशा में जाने लग गया। अक्टूबर महीना था और हाल ही में बारिश हुई थी और रास्ते की मिट्टी जो थी वो बारिश की वजह से उखड़ गई थी और पत्थर बाहर निकल आए थे। आवाज आ रहा था साइकिल से, खड़ड़म खड़ड़म। मेरे पीठ पर कैमरा की बैग थी। आपको बताता हूं, सिर्फ 21 फीट का फासला था। मैंने जिस घास में किसी को गायब होते हुए देखा था, उसी घास से एक खूबसूरत जवान शेरनी उठी और वो रास्ते पर आई और मुझे क्रॉस करके निकल गई। उस जंगल में मैं अकेला था, पर वो शेरनी भी अकेली थी, ये भी उतना ही महत्व रखता है और वो जैसे आगे जाने लगी वैसे उसे देखकर बाकी के जानवर चिल्लाने लगे। पहले तो बंदर ने आवाज किया, हाँ, उसके बाद चीतल चिल्लाने लगा, फिर नीलगाय ने आवाज दी और ऐसे ही और कई जानवर अपने कदमों तले भूमि पर वर्चस्व जताने वाले जंगल के राजा को राम राम साहब ऐसी सलामी दे रहे थे फिर वो आवाजें धीमी होती गई जैसे वो शेरनी आगे बढ़ती गई। ऐसे कई किस्से हुए उस जंगल में। ऐसी एक रात मैं वॉशरूम जाने के लिए उठ गया तो
तो कहीं से मुझ पर प्रकाश आ रहा था। मैंने देखा तो लगा कोई टॉर्च लेकर मुझे देख रहा है। क्या होगा? तो मैं पहले वॉशरूम होकर आया और बाद में खिड़की से झांक कर देखा तो पड़ोस के घर के छत के ऊपर जो एक बड़ा सा आईना का पेड़ था, उसके माथे से झांकता हुआ चांद का इतना बड़ा थाल मेरी तरफ देख रहा था। चांद की रोशनी सीधे मेरे शरीर पर आ रही थी। एकदम अल्टीमेट फीलिंग था वो। उधर एक छोटा सा कैंटीन है उस जंगल में। उस जंगल में जैसे मैंने कहा मैं अकेला रहता था। लाइट्स नहीं, फैन नहीं, बिजली नहीं, मोबाइल नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, अखबार नहीं और कभी कभी तो इंसान भी नहीं आसपास। अकेला था। आखिर में तो खुद से ही बातें करने लगा। देखो पुरंदरे, सामने देखो, कुछ दिख रहा है, ऐसे। फिर मेरी पंछियों से बातचीत शुरू हो गई, जानवरों से बातचीत शुरू हो गई। एक बार एक भालू आया नजदीक। मुझे नहीं दिखाई दिया। मेरे साथ एक गाइड था, उसका नाम था रूपचंद तुलसीराम भलावी। और उस गाइड ने मुझसे कहा, रूपचंद ने मुझसे कहा, दादा अस्वल है, अस्वली। मैंने पूछा कोटी? कोटी है उनकी भाषा, कोटी। सामोर है, सामोर, सामने को कहते हैं सामोर। सामोर है, सामोर। तो मैंने देखा बाई तरफ उस जंगल में एक बड़ा बाम्बी था, चींटियों का घर। उस बाम्बी के पीछे मुझे इतना बड़ा कू देखा मैंने, एक भालू का कूल्हा, इतना बड़ा, और अपने पैरों से वहां खुदाई कर रहा था। और हमारे होंठ ऐसे ऊपरी जबड़े को जुड़े हुए होते हैं ना, भालू के लूज होते हैं, इसलिए फिर ऐसे करता है भालू। और वो ऐसे पैरों से खुदाई कर रहा था और दीमक भी खा रहा था। दीमक मतलब व्हाइट एंट्स। और ये सब चालू था, हम उधर ही खड़े थे। इस बात से भालू बिल्कुल बेखबर था, बिल्कुल। पर कुछ समय बाद शायद उसने हमें सूंघा होगा, तो उसने ऐसे ऊपर देखा और ऐसे किया हमारी तरफ देखकर, और फिर दोनों पैर एक साथ नीचे किए और एक आवाज निकाली। उदय जी, वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। वो आवाज कैसी थी? उस भालू ने यह आवाज निकालने के बाद वहां आसपास बांस के शाखाओं में छिपी होगी या फिर कोई पेड़ के पीछे, पता नहीं मुझे, पर उस भालू के दो छोटे बच्चे थे, वो ऐसे आए और कूदे सीधे उस भालू की पीठ पर। उसके बाल अपने पैरों में कस के पकड़ लिए और मेरे आंखों के सामने वो अखिल नागजीरा बेर एक्सप्रेस भागते चली गई। हाँ, और ये सब हो रहा था तब वो भालू के बच्चे थे ना, जो पीठ पर बैठे थे, इस तरह से उछल रहे थे। तब मेरे मन में एक मजेदार ख्याल आया। ऐसे कई मजेदार ख्याल आते थे, अकेला ही था ना जंगल में। मैंने सोचा कि उस भालू के दोनों बच्चे अगर ऐसे करने का सोचेंगे तो कैसी आवाज आएगी। और फिर वे वहां से निकल गए। एक बार जंगल से गुजर रहा था तो एक पेड़ दिखा। उस पेड़ पर कुछ तोते फल खा रहे थे। तोते की चोंच आप सबने देखी होगी, ऐसी टेढ़ी होती है चोंच, और जब वो खाता है तब काफी सारा नीचे गिर जाता है। निसर्ग में कोई भी चीज बेकार जाती नहीं। सुनाई नहीं दिया? तो फिर क्या होता रहेगा जो नीचे गिरा होता है उसका, या फिर वो जो फल के टुकड़े जो नीचे गिरे रहे थे, रानभाई नाम के पंछी खा रहे थे। और ये सारा नजारा देखने के बाद मेरे आंखों के सामने हमारे पूना के सदाशिव पेठ में एक बड़े मंगल कार्यालय में होने वाले शादी का लंगर ही आया। और फिर हमारे घर का एक मराठी श्लोक याद आया, अति भोजने रोग ये तो घराला, उपासे अति कष्ट होती जीवाला, फुका सांग अन्नास का नासवावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे। निसर्ग कुछ भी बेकार नहीं जाने देता। 1000 किलो वजन का गौर जब जंगल में मरता है तो निसर्ग उस 1000 किलो वजन के गौर के मांस और हड्डियां दोनों का संपूर्ण अपघटन केवल 20 दिनों में करता है। कोई भी उसमें बाधा नहीं डालता। हजारों बरसों से यह सिलसिला ऐसे ही अंदाज में चलते आ रहा है। जंगल में बदबू आती नहीं, जंगल साफ ही रहता है। बदबू हमारे मन में होती है। मेरा पंछी प्रेम वहां पर कुछ ज्यादा ही निखर आया था, क्योंकि मुझे खुद को पंछी निरीक्षण पसंद है। जब मैं पंछियों का निरीक्षण करता था तब हमारा संवाद होता था। कभी कभी सुबह के समय शोभिका पंछी की सीटी सुनाई देती,
मैं भी मजाक में वैसे ही सीटी बजाता था, कोई था ही नहीं मेरे साथ बात करने। 400 दिन अकेला था जंगल में, कोई नहीं बातचीत करने। पंछियों से ही बात करो, जानवरों से ही बात करो, उनके जैसे आवाज निकालो, उनके जैसा ही रहो, उनके जैसे ही खाओ, वो जो खाएंगे वही खाना खाओ। यूं ही मैं जा रहा था और शौबिगा की सीटी सुनाई दी। उसने पहले सीटी बजाई। बाद में बारबेट नाम का एक पंछी आवाज कर रहा था। उसने शुरुआत की, फिर मैंने उसे रिस्पॉन्स दिया। ये पंछी उसकी चोंच हमारे देश के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की ओर करता है और कहता है, मुशर्रफ मुशर्रफ। कितने प्रकार के पंछी देखे होंगे? लगभग 241 प्रकार के पंछी उस जंगल में देखे मैंने। कई रास्ते पार किए वहां, कई रास्तों पर मनचाही सैर भी की। और फिर एक दिन एक पनघट में एक उल्लू मरा पड़ा हुआ देखा था मैंने। हम उस उल्लू का अभी फोटो देखते हैं। ये उल्लू एक टंकी में मरा पड़ा हुआ था और यहीं पर मन में एक संकल्पना आई कि सोचा ये ठीक नहीं है, एक पानी के टंकी में उल्लू ऐसा मरा पड़ा है। उदय जी देखिए, उसका मुंह जो है ना वो पानी से लगा हुआ है, मतलब एज इफ उसे आखिर में पानी पीना था बेचारा। हाँ, तो वो जो धार है वहां से पानी नीचे आ रहा था, इवेपोरेट हो गया था। आर्टिफिशियल टैंक है ये, ऐसे कई टैंक्स हैं सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में। तो वो उल्लू पानी नहीं पी सका, वो पानी में गिर गया और बाद में उसके वायु नली में पानी अंदर गया, इंटरनल सफोकेशन हुआ और वो उल्लू वहीं मर गया। और इसके बाद हमने वो जो काम किया है वो थोड़ा दिखाता हूँ। ये एक कृत्रिम टंकी है, ऐसी सीमेंट कंक्रीट से बनाई गई टंकी है। आप में से कई नेशनल पार्क अभयारण्य में गए होंगे, तो उस प्रकार की टंकी में जानवर फिसल जाते हैं, गिरते हैं, उनके खुर फिसलते हैं, उनके कूल्हे के जोड़ भी टूटते हैं, उनके पैर मरोड़ते हैं। और कभी कभी अगर वो जानवर गर्भवती या गाभिन होती है तो गर्भपात भी हो सकता है ऐसे समय। तो इस पर हल के रूप में हमने इस प्रकार की पानी की टंकियां बनाई। लगभग 450 से 500 ऐसी टंकियां हमने पूरे महाराष्ट्र में बनाई हैं। और इन टंकियों में आपके ध्यान में ये बात आएगी कि इन टंकियों में कहीं भी गिरकर जानवर मरेगा नहीं। अगर वो किनारे भी आया तो वो पानी पी सकेगा। उस टंकी में अगर 2 बूंदे भी बचती हैं तब भी वो पंछी या जानवर पानी पी सकता है। और आजकल जिनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है, ऐसे बहुत से लोग तो अपने आसपास ही हैं, यहाँ भी होंगे शायद। उनके पास बड़े बड़े कैमरे होते हैं। हम उन्हें सुझाव देते हैं कि आप हमारे पास आइए, उस कुटिया में बैठिए, वो जो हरी दिख रही है वो कुटिया है, उसके भीतर आपको बैठना है और यहाँ पर आने वाले जो ये पंछी या जानवर हैं उन्हें आपको देखना है। हाँ, और उस कुटिया में बैठकर आप जो फोटोग्राफी करोगे उसके पैसे आप हमें मत दीजिए, गोंड आदिवासियों को दीजिए। ये है वो मूल कल्पना। तो ये संपूर्ण कल्पना पहली बार ही कार्यान्वित हुई पूरे महाराष्ट्र में। बाद में मैंने जाना, खबर नहीं थी मुझे। तो इस प्रकार की टंकी बनाते हैं, इसे हमने निसर्ग स्नेही टंकी ऐसा नाम दिया है। इसमें कहीं भी सीमेंट, कंक्रीट, रेत, लोखंड, ईंटें कुछ भी नहीं है। पानी इकट्ठा होता है, उसके किनारे ही नैसर्गिक रूप में ये सब वनस्पतियां आती हैं और फिर उस कुटिया में आपको बैठना है और फिर फोटोग्राफी करनी है। इस प्रकार का काम वहां पर अब भी शुरू है। इन पंछियों के निरीक्षण में मैंने एक मराठी कविता लिखी थी। पाखराशी प्रीत जडता भरारलो त्याच्या सवे, पाखराशी प्रीत जडता भरारलो त्याच्या सवे, फूल फुलता सावरीचे गातसे त्याचेच गाणे, रात्र सरता जाग यावी सूर त्याचे ओळखीचे, शिशिरातही रान भरी इंद्रधनु भीर भीरते, सूर त्याचे सूर माझे प्रेमरंगी नाहले, सूर त्याचे सूर माझे प्रेमरंगी नाहले, अर्थहीन आयुष्याचे अर्थपूर्ण गीत झाले.
आगळामी वेगळामी लख लखता मोरमी, गडद निळ्या नभांगणी फडफडता जीवमी. सांज ढळता ओढ लागे दुरातल्या कोटराची, फुल फुलले सावरीचे भेट होता काळजाची. असे माझे मैत्र आहे स्वप्न द्विजांचे नित्य पाहे, हृदयातील घरट्यात माझी आचिव चिवणारी दोन पाखरे. ये सब देखते हुए मेरी समझ में ये आया कि लोग कई बार जंगल की चीजें वहां से उठाकर अपने घर में लाकर रखते हैं. बया पंछी के घोंसले लाकर लोग घर में टांगते हैं. क्यों? तो घर सजाने के लिए. पर एक घर सुना हो जाता है और एक घर भर जाता है. ये सब क्यों? इस बया के घोंसले में एक छोटा सा चूहा किराएदार बनकर रहता है. एक मुनिया नाम का पंछी है जिसे उस बया के घोंसले में अंदर जाने का रास्ता समझ नहीं आता, तो वो उस बया के घोंसले को ऊपर से एक छेद देता है और अंदर जाकर रहता है. और उस घोंसले का इस्तेमाल होता है, हर एक चीज काम आती है. आज सब लोग घर जाइए और अपने घर में निसर्ग से लाई हुई कौन सी चीजें हैं वो देखिए. उसकी सही कीमत वही है. चाहे शंख हो, कौड़ी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, उसकी सही कीमत तो वही है. और अगर निसर्ग का संरक्षण मतलब जानवरों पंछियों को खाना खिलाना, उनके घोंसले घर में लाना, इससे आप निसर्ग प्रेमी नहीं होते. ऐसा नहीं होता है निसर्ग प्रेमी. तो इसीलिए मैं आखिर में कहना चाहूंगा मेरे इस निवेदन में, चलते चलते देखने से अच्छा होता है देखते देखते चलना. चलते चलते देखने से अच्छा होता है देखते देखते चलना. शाख पर बैठे पंछी के लिए पूरा पेड़ बचा कर रखना. शुक्रिया.